हेलो। गुड मॉर्निंग। इस बार जो फिजिक्स के पेपर दिए हो सारे बच्चे को, आई होप एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। और पेपर भी जो देखे हैं वो काफ़ी बैलेंस्ड पेपर है, तो एग्ज़ाम अच्छा हो गया होगा। और अब हम लोग उस पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, खास करके उसका जो ऑब्जेक्टिव पेपर है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो ऑब्जेक्टिव का है। और ऑब्जेक्टिव चूँकि 50% है, और बोर्ड में क्या किया गया है कि हर क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन सॉल्व करना हो उससे 50% क्वेश्चन को ज़्यादा दिया गया जाता है, ताकि तुम उसमें से चूज करके जितना बनाना है उतना बनाओ। कुछ बच्चे का ऐसा डाउट होता है कि अगर हम जैसे फिजिक्स में 35 क्वेश्चन बनाना है, हम 40 क्वेश्चन बना के चले आए, तब उसका क्या होगा। तो उसके लिए क्या रूल है कि वो पहला स्टार्टिंग से जो 35 होगा, जहाँ तक तुम्हारा होगा उतना में जितना तुम्हारा सही है उसी को वो सही लिया जाएगा। अगर रैंडम तुम 35 बनाए हो तो 35 का 35 होगा। ठीक है। तो हम ऑब्जेक्टिव पेपर को सॉल्व करते हैं, और आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए, और जो आप एग्जाम में करके आए उसको एनालाइज कीजिए। क्योंकि जो 2 नंबर का क्वेश्चन है या 5 मार्क्स क्वेश्चन है, उसको पूरा डिस्कस करना, प्रूफ करना पॉसिबल नहीं है अभी, क्योंकि नेक्स्ट पेपर भी तुम लोग का और सब्जेक्ट का है, तो ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं लेंगे ताकि तुम्हारा अगला प्रिपरेशन भी हो। और जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो ध्यान से यहाँ देखें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए कौन सही है। और बोल देते हैं कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए भी है, वो भी देख सकते हैं, हम उसके इंग्लिश में भी उसको कर देंगे। और तो पहला जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए कौन सही है। इंग्लिश में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द शॉर्ट मैग्नेट। तो एक्चुअली इसका एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है कि बी एक्सियल और अपॉन बी इक्वेटोरियल बराबर 2/1। तो यहां से बी एक्सियल बराबर जब हम लोग निकालेंगे तो बी एक्सियल बराबर हो जाएगा 2 गुना बी इक्वेटोरियल। एक्सियल का मतलब हुआ अक्षीय स्थिति और इक्वेटोरियल का मतलब हुआ निरक्षीय स्थिति। तो जब हम चुंबकीय क्षेत्र को निकालते हैं, सेम रिलेशन विद्युतीय द्विध्रुव में भी विद्युतीय क्षेत्र के साथ होता है। जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो ई एक्सियल बाई ई इक्वेटोरियल, मतलब कि विद्युतीय क्षेत्र जब देखते थे तो अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में, तो उसका जो अनुपात होता है वो 2:1 का होता है। हम लोग रिलेशन में देख चुके हैं। तो जब बी एक्सियल निकालेंगे तो 2 गुना बी इक्वेटोरियल होगा। तो इसका मतलब कि बी अक्षीय बराबर 2 गुना बी निरक्षीय। तो इस तरह से आपका इसमें बी जो आंसर है ये करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्तकाल का व्यंजक होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है, तो इसका जो दोलनशील चुंबक के लिए जो आवर्तकाल का व्यंजक होता है, देखो ये जो क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसको इस एग्जाम में इसी क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन पूछा गया। एक तो ये क्वेश्चन जो डायरेक्ट है, और एक क्वेश्चन और है जिसमें आवृत्ति और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेशन है। तो अगर तुम इस क्वेश्चन को बनाते हो तो सेम इसके बाद एक क्वेश्चन और मिलेगा जो इसी फॉर्मूला से सॉल्व होगा। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है टी बराबर 2 पाई √I/m/BH। ठीक है। तो यहाँ तो पता चल रहा है कि इसका आंसर 2 होगा। और इसमें इस टर्म को देख लेते हैं, जहाँ टी क्या है। टी का मतलब यहाँ पर हुआ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का मतलब आवर्तकाल। और आई का मतलब यहाँ पर है मोमेंट ऑफ इनर्सिया, जड़ तो आघूर्ण।
और m का मतलब हो गया मैग्नेटिक मोमेंट, और bh जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा। हाँ, तो अभी जस्ट हम इसके ऊपर बता रहे थे जो क्वेश्चन पहले हम लोग देखे, दोलनशील चुंबक का आवर्तकाल, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली वही है। बस इसमें क्या है कि यहाँ पे आवृत्ति को पूछा गया है, और हम लोग जानते हैं कि जो आवृत्ति होता है वो आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है। तो हमारा जो रिलेशन था अभी, वो रिलेशन था टी बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाई एम इंटू बी एच। ठीक है, तो हमको यहाँ पर जो पूछा है वो आवृत्ति पूछा, और हम लोग जानते हैं कि आवृत्ति क्या होता है, वन इसका आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो n बराबर हो जाएगा 1/t, और 1/t करने का मतलब कि ये पूरा रिलेशन उल्टा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 1/2 पाई, और ये ऊपर चला जाएगा, और ये हो जाएगा m/bh और अपॉन आई। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशन क्या है कि प्रोपोर्शनलिटी है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि n जो है इस रिलेशन के साथ प्रोपोर्शनल है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है कि दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। जब हम लोग इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर इक्वल 1/2 पाई का स्क्वायर, और m ये स्क्वायर होने के बाद ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 पाई का स्क्वायर और इंटू m/bh और अपॉन आई। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि n स्क्वायर किसका प्रोपोर्शनल है, bh का। यहाँ पे n स्क्वायर प्रोपोर्शनल हो गया bh का। तो हम लोग कह सकते हैं कि इससे इसका आंसर क्या हो जाएगा, a। समझ गए? तो जो इस फॉर्मूला को पढ़ा होगा वो दो क्वेश्चन इसी ऑब्जेक्टिव से वो सॉल्व कर लिया होगा। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अम्म, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, कि निम्नलिखित में कौन टेंजेंट नियम के लिए सही नहीं है, सही है, कौन सही है? तो टेंजेंट का जो नियम होता है वो क्या होता था, b बराबर bh tan थीटा। तो इससे इसका आंसर हो जाएगा a। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द टेंजेंट लॉ? तो ये लॉ ही है जहाँ टेन b बराबर हो जाता है bh इंटू टेन थीटा, इसको टेंजेंट लॉ भी बोलते हैं। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछता है और ऑब्जेक्टिव में भी आया है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर होता है। तो इसका रिलेशन क्या होता है? देखो, सेम इसी तरह का क्वेश्चन एक इलेक्ट्रोस्टैट में भी रहता है, जहाँ पे विद्युतशीलता और प्रावैधुता के लिए पूछा जाता है। इसको हम सेम उसी से भी उससे भी बना सकते हैं। जैसे एप्साइलन बराबर होता था एप्साइलन नोट और इंटू एप्साइलन आर। तो यहाँ से म्यू बराबर म्यू नोट इंटू म्यू आर। तो यहाँ पूछा गया कि आपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर होता है, तो म्यू आर बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, म्यू बाई म्यू नोट। तो म्यू बाई म्यू नोट हो जाएगा ए, यानी इसका करेक्ट आंसर ए है। हाँ, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? हाँ, तो ये रिलेशन है बी बराबर मैग्नेटिक फील्ड का जो रिलेशन होता है। एक्स प्लस को मिटा देते हैं। हाँ, तो इसका रिलेशन ही होता है बी बराबर अंडर रूट ऑफ, मतलब बी बराबर होता था अंडर रूट ऑफ बी वी का स्क्वायर प्लस बी एच का स्क्वायर।
तो यहाँ जब स्क्वायरिंग हटा कर देंगे दोनों तरफ से तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी एच का स्क्वायर और प्लस बी वी का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ए होगा। हाँ, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के लिए सही है? जब हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग या प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और इसका फॉर्मूला C बराबर 1/√μ नोट इंटू एप्सिलॉन नोट होता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। हाँ, नेक्स्ट है, विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर कूलम, क्योंकि विद्युत तीव्रता ई बराबर फॉर्मूला होता है F/Q0 या Q, जहां F फोर्स है तो फोर्स का न्यूटन और चार्ज का हो गया कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। तो इसका सही आंसर होगा बी। तो वही क्वेश्चन इंग्लिश में था, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही? धारा घनत्व का मतलब हो गया करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी जे बराबर क्या होता है? I/A, करंट बाय एरिया, एरिया जहां पे वहां पे कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। तो जे बराबर हो जाएगा I/A। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है? गतिशीलता मतलब मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है? प्रति एकांक विद्युतीय क्षेत्र में अनुगम के कारण अनुगमन वेग। तो म्यू बराबर होता है VD/E। VD जहां पे क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जिसको हिंदी में अनुगमन वेग बोलते हैं। तो VD/E, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ये क्वेश्चन हो गया। हाँ, निम्नलिखित में कौन सही है? देखो यहाँ पे वाट का रिलेशन है, जब तुम लोग को क्लास में बताते थे तो वहां पे पावर P बराबर हम लोग क्या देखते हैं? P बराबर होता है W/T। तो इसको भी क्लास में कराया गया था। W जहाँ पे वर्क है तो इसका जूल, और टाइम का क्या हो गया? सेकंड, और इसी चीज को वाट बोलते हैं। यानी कि 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड हो जाएगा। तो पर सेकंड का मतलब सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। हाँ, नीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध, ये कलर कोड का क्वेश्चन है। कलर कोड नीले रंग का 6 होता है, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट है एम्पियर घंटा। ना जाने कितने बार क्लास में इसको बताया गया होगा। एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? आवेश का मात्रक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और उसके बाद है, देखो निम्नलिखित में लॉरेंज बल के लिए कौन सही है? तो लॉरेंज बल क्या होता है? ये विद्युतीय बल और चुंबकीय बल का बीजीय योग होता है। तो लॉरेंज बल F वेक्टर बराबर QE वेक्टर प्लस Q इंटू V क्रॉस B। तो जब हम Q को कॉमन ले लेंगे तो E वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर होगा, और इस तरह इसका आंसर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन इंग्लिश में था। हाँ, निर्वात का प्रावैधुता यानी कि द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका वैल्यू एप्सिलॉन नोट, इसको एप्सिलॉन नोट से डिनोट करते हैं, और एप्सिलॉन नोट का वैल्यू होता है, हाँ एप्सिलॉन नोट का वैल्यू कितना बताए थे? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर फैराड पर मीटर होता है। तो यहाँ चूंकि ऑप्शन को फैराड पर मीटर में ही पूछा गया है तो हम लोग इसी को चूज करेंगे। और इस तरह से यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, देखो 8.85 × 10⁻12, तो ये हो जाएगा।
इस क्वेश्चन को घुमाने के लिए 8.85 सारे में दिया था डेटा को, बस यहाँ पे 10 का पावर -11 किया और +11 किया, यहाँ -12 किया और +12 किया। तो कुछ लोग का हो सकता है कि ये गलती से +12 कर दे, लेकिन इसका वैल्यू माइनस में होता है। तो याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा ए। हाँ, नेक्स्ट है विद्युत द्विध्रुव का SI मात्रक होता है। तो विद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला क्या होता था? P बराबर Q × 12। Q यहाँ आवेश है, तो आवेश का मात्रक कूलम, 2 का तो मात्रक होगा नहीं, L लंबाई है तो कूलम × मीटर, और इस तरह इसका आंसर हो जाएगा B। तो विद्युत द्विध्रुव का SI मात्रक क्या होगा? कूलम × मीटर। हाँ, कुलॉम नियम का सदिश रूप होता है। देखो, इसको कुलम्स लॉ को ही पूछा गया है और इसको वेक्टर के फॉर्म में दिया गया है। तो कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हुआ होगा, लेकिन थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें तो एक्चुअली कूलम्ब के नियम से जब हम लोग फॉर्मूला को पढ़ते हैं तो F बराबर पढ़ते हैं 1/4πε0 और इंटू Q1 × Q2 अपॉन R²। और जब इसमें वेक्टर को लगाया जाएगा तो यहाँ पे R के साथ यूनिट कैप लगाते हैं, क्योंकि जो फोर्स का डायरेक्शन होता था वो दोनों लाइन को ज्वाइन करने के अलोंग होता है। और R वेक्टर बराबर, R कैप बराबर जो यहाँ पर होगा वो होगा R वेक्टर और अपॉन मॉड R वेक्टर। तो जब यहाँ पे R कैप की जगह पर R वेक्टर को रखेंगे और नीचे मॉड R रखेंगे तो ये R² जो है वो R³ हो जाएगा और वहाँ पे R वेक्टर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा A। क्योंकि जब हम लोग R कैप के जगह पे इस वैल्यू को रखेंगे R वेक्टर बाय मॉड R का मतलब क्या होता है? R। तो ये मॉड R और ये R² ये गुना होकर नीचे R³ हो जाएगा, मॉड R का क्यूब, और R कैप के जगह पे हो जाएगा R वेक्टर। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा A। इसी तरह का एक क्वेश्चन और इसमें ऑब्जेक्टिव में पूछा है और वो बायोट सावर्ट लॉ से, बायोट सावर्ट लॉ को भी वेक्टर के फॉर्म में पूछा गया है। तो थोड़ा ध्यान देना है इसमें ठीक से। तो लोग वेक्टर के क्लास में जब हम लोग क्लास में इसको प्रूव करते हैं तो लास्ट में इसको वेक्टर के फॉर्म में भी लिखते हैं, है ना। तो वेक्टर का यूज किया गया है बस, और कुछ खास नहीं है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी चालक की धारिता होती है, धारिता मतलब कैपेसिटेंस, और इसका फॉर्मूला ही होता है C बराबर Q/V। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा D। क्योंकि कैपेसिटेंस C का जो फॉर्म, यहीं से हम लोग कैपेसिटेंस को स्टार्ट ही करते हैं। तो C बराबर हम लोग पढ़ते हैं Q/V। तो C बराबर Q/V हो गया। तो इसका आंसर करेक्ट D है। नेक्स्ट है आवेशी चालक की ऊर्जा होती है। देखो, ये सेम फॉर्मूला चालक के लिए भी है और संधारित्र के लिए भी, कैपेसिटर के लिए भी है। तो एनर्जी कंडक्टर का पूछे या फिर कैपेसिटर का पूछे, दोनों में सेम फॉर्मूला होता है। और इसको बिहार बोर्ड बहुत बार पूछा है पहले भी। और इसका फॉर्मूला होता है U बराबर ½ CV²। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा B। तो इसका करेक्ट आंसर है B। फिर है हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि समान धारिता C1 के n संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए जाएं तो तुल्य धारिता होगी। देखो, इसमें इक्विवेलेंट निकालने का क्वेश्चन रेसिस्टेंस में भी होता है और कैपेसिटर में भी होता है, इंडक्टर में भी होता है। तो जो रेसिस्टेंस का और कैपेसिटर का जो फॉर्मूला होता है वो एक दूसरे का उल्टा है। जो यहाँ सीरीज में होता है वो उसमें पैरेलल में होता है। तो यहाँ पे C1 धारिता का, C1 कैपेसिटेंस का n कैपेसिटर्स को समानांतर क्रम में लगाया गया, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया गया है। तो पैरेलल में यहाँ पे n गुना C हो जाएगा, यानी कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा C। और अगर यही चीज सीरीज में होता तो ये C1/n हो जाता, तो उसका आंसर करेक्ट होता B। और अगर ये रेसिस्टेंस में रहता तो इसका उल्टा हो जाता, यानी कि जब यहाँ गुना हो रहा है वहां भाग हो जाएगा, यहाँ पे जो भाग हो रहा है वो रेसिस्टेंस में गुना हो जाएगा।
तो उसके बाद क्वेश्चन है कि वायु के लिए प्रावैद्युत सामर्थ्य होता है। इस वैल्यू को क्लास में हम लोग रटाते हैं, याद करवाते हैं। प्रावैद्युत सामर्थ्य का, इसको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं, कि इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से मीडियम क्या होता है, वो कंडक्टिंग हो जाता है। तो इसका जो वैल्यू होता है वो 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर है। तो ये वैल्यू तुमको याद रखना था, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है। आइंस्टीन का बहुत फेमस इक्वेशन है, E = mc²। तो थोड़ा सा उसको घुमा के लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे E = mc², mc² = E। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन द्विधारी संख्या पद्धति से पूछा है। इसको भी क्लास में बहुत प्रैक्टिस करवाया गया था तुम लोग को, कि दशमिक संख्या पद्धति को 8 और बेस इसका 10 दिया गया, इसको द्विधारी संख्या पद्धति में कन्वर्ट करना था। तो क्या हो जाएगा देखते हैं हम लोग। यहाँ 8 द्विधारी संख्या पद्धति में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 2 से भाग करते हैं, और जो भागफल होता है उसको यहाँ पे लिखते हैं, रिमाइंडर को यहाँ पे लिखते हैं। तो भागफल 4, और जब करेंगे तो शेष क्या हो जाएगा 0। फिर 2 से भाग करेंगे 2 बार में, फिर शेष बचेगा 0। फिर 2 से भाग करेंगे 1 बार में और शेष बचेगा 0। और द्विधारी संख्या पद्धति में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको नीचे से ऊपर लिखते हैं। तो ये 1 0 0 0, और द्विधारी संख्या पद्धति है, इसके लिए बेस 2 होगा। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बराबर बिहार बोर्ड में आता है, 2 नंबर में भी और ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, तो लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें नेंड गेट का संकेत पूछा है, सिंबल नेंड गेट का पूछा जा रहा है। तो नेंड गेट का सिंबल ये होता है, सारे को क्लास में इसमें बताया जाता है। तो एंड गेट के आगे हम अगर बबल लगा देते हैं, एक्चुअली ये एंड गेट है, एंड गेट के आगे बबल लगाने से नेंड गेट होता है। और अगर ही नॉर गेट होता तो और गेट के आगे में नोर अगर बबल लगाते तो नॉर गेट हो जाता। तो ये नेंड गेट है। हाँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्ध आयुकाल T½ एवं क्षय नियतांक में संबंध। इसको भी बिहार बोर्ड बहुत बार पूछा है, हर 1-2 साल पे पूछते रहता है, और यार कभी कभी तो लगातार भी पूछता है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो होता है T½ = 0.693 बाई लेमडा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। तो अर्ध आयु यानी T½ तो रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड डीके कांस्टेंट जो है T½ = 0.693 बाई लेमडा। तो इसका सही आंसर ए होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अल्फा कण के लिए सही, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल बोलते हैं हीलियम को। तो हीलियम, यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा हीलियम नाभिक। तो इसका सही आंसर है सी। तो 26 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा, हीलियम नाभिक होगा। ठीक है, तो हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। निम्नलिखित में कौन समीकरण सही है। एक्चुअली ऐसा जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें क्या करना चाहिए कि जो नीचे है, एक्चुअली कोई भी एटॉमिक को एटम को जब लिखते हैं तो नीचे एटॉमिक नंबर लिखते हैं और ऊपर में मास नंबर लिखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या कहता है कि नीचे जो राइट साइड में उसको जोड़ना है और लेफ्ट साइड के बराबर करना है। तो यहाँ पे क्या है, देखो कि यूरेनियम का 92 है और यहाँ भी यूरेनियम 92 है, 90 है, तो ये कभी हो ही नहीं सकता है। तो इस आधार पे ये गलत हो गया। हालांकि अगर ऐसे देखा जाए तो 90 + 2 92 हो रहा है, और 234 + 4 238 हो रहा है, तो ये सही हो जाता है। लेकिन यहाँ यूरेनियम नहीं होगा, क्योंकि यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 92 होता है। तो इसका देखो जो करेक्ट आंसर लग रहा है वो बी है, क्योंकि यहाँ पे थोरियम है, थोरियम का एटॉमिक नंबर 90 होता है, 90 होता है। तो अगर हम लोग देखें तो 90 + 2 92 92 हो रहा है, और ऊपर है 234 और +4, तो ये हो जाएगा 238।
यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये बैलेंस नहीं है, 90 ऊपर नीचे तो बैलेंस है लेकिन ऊपर बैलेंस नहीं, क्योंकि 239 प्लस 4 कुछ और होगा, तो ये भी अलग है, यानी कि यहाँ पे जो करेक्ट आंसर इसका है वो होगा बी। एक्चुअली ए और बी बहुत ज़्यादा मिलता जुलता था, जो बैलेंस भी हो रहा था। अंतर सिर्फ इस बात का है कि यहाँ यूरेनियम है और यहाँ थोरियम है, तो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर चूंकि 92 होता है, तो यहाँ 90 लिख दिया जो गलत है, इसलिए नहीं होगा। हाँ, देखो फिर से ये बायोट सवर्ट लॉ को पूछा और उसको वेक्टर के फॉर्म में पूछा है, तो इसलिए आप लोग को जब क्लास में पढ़ाते हैं तो वेक्टर को ध्यान से पढ़ने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वेक्टर ऐसा चीज़ है वो हर जगह यूज हो जाता है। तो यहाँ भी कुछ इसी तरह का फॉर्मूला होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो बायोट सवर्ट लॉ का जो फॉर्मूला था, देखिए बायोट सवर्ट का फॉर्मूला होता है डीवी बराबर म्यू नोट बटा 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाय आर क्यूब। एक्चुअली ये दोनों तो ऐसे ही कट गया, होगा ही नहीं। अब बात यहाँ पे रहा, तो यहाँ पे आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप बाय आर स्क्वायर है, जबकि यहाँ पे आर क्यूब है, तो ये होगा, क्योंकि जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आई डीएल आर साइन थीटा करेंगे और यहाँ पे फिर आर स्क्वायर है। जब इस फॉर्मूला को हम लोग चेंज करेंगे, जैसे बायोट सवर्ट लॉ में होता क्या था कि डीवी बराबर म्यू नोट बटा 4 पाई आई डीएल वेक्टर और क्रॉस आर वेक्टर, और यहाँ पे हो जाता है आर स्क्वायर, सॉरी यहाँ आइडियल क्रॉस आइडियल साइन थीटा बाय ये आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हो जाता है आर क्यूब। तो यहाँ पे जो लिखा गया है आर कैप यहाँ पे है, तो आर आर कैप बराबर क्या होगा, आर कैप बराबर होता है आर वेक्टर और बाई मॉड आर वेक्टर। तो यहाँ से आर वेक्टर बराबर जब लिखेंगे तो आर कैप इंटू मॉड आर करेंगे, और यहाँ पे आर कैप जब लिखेंगे तो यहाँ मॉड आर साथ में होगा, तो एक आर से आर कट जाएगा और आर स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, पहले इसको मिटा लेते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता, और इसका तो फॉर्मूला ही होता है एम बराबर 1 + d/f, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी होगा। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर पूछा गया है इसमें, तो एम बराबर 1 + d/f, जहाँ डी क्या होता था स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और एफ जो होता है वो लेंस का फोकल लेंथ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। हाँ, नेक्स्ट है संपर्कित दो लेंसों की शक्ति होती है, यानी कि दो लेंस को सटा कर रखा गया है। अगर दो लेंस के बीच का दूरी डी होता था तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, P बराबर P1 + P2 माइनस डी P1 इंटू P2। लेकिन जब कॉन्टैक्ट में रखेंगे तो डी का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कि सिंपली P बराबर हो जाएगा P1 + P2, तो इसका जो करेक्ट आंसर है और वो हो जाएगा ए। हाँ, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है और पूछ रहा है, एक्चुअली ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये म्यू जी बराबर 3/2 और म्यू डब्ल्यू बराबर 4/3 लिखने का मतलब है कि ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं म्यू जी डब्ल्यू को, तो इसको हम लोग लिखेंगे म्यू जी और बाय हो जाएगा म्यू डब्ल्यू। इस क्वेश्चन को भी इसमें इस पेपर में दो जगह पूछा है, सेम चीज को थोड़ा सा अलग अलग टाइप करके। तो यहाँ पे म्यूजी का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, म्यूजी का वैल्यू दिया हुआ है 3/2, और अपॉन जो म्यू डब्ल्यू है वो कितना हो जाएगा 4/3। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा और ये फाइनली हो जाएगा 9 और y कितना 8। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा सी।
आप लोग आंसर को सावधानी से मिलाते जाइए। क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसलिए कर दे रहे हैं कि बहुत लोग को डाउट रहता है या ऐसा लगता है कि नहीं जो हम बनाए हैं वो सही बनाए हैं, तो सॉल्यूशन मिलाने से उसका अगर कुछ गलती किया होगा तो वो पता चल जाएगा, है ना। नेक्स्ट है कांच के लिए क्रांतिक कोण। तो देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा है ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि जब हम लोग इसके वैल्यू को सॉल्व करेंगे और क्रिटिकल एंगल ग्लास का निकालेंगे तो क्या होगा कि वहाँ पे जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को याद रखना संभव नहीं है। तो ये जो जैसे कांच का, डायमंड का या वाटर का, पानी का, ये सब का जो एंगल है वो याद होना चाहिए। तो क्रांतिक कोण याद रखना पड़ेगा, और इसका कांच का जो क्रांतिक कोण होगा वो 42 डिग्री अप्रोक्स होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। तो इसको मिला लेना है, कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान क्या होगा 42। अच्छा, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है, इलेक्ट्रो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज। एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितना भी होता है वो ट्रांसवर्स नेचर का होता है, ये वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, बट ऑल ट्रांसवर्स वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ तरंग होगा। इसको बताते भी हैं कि ये चीज पता चलता है पोलराइजेशन से, क्योंकि लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और वो पोलराइजेशन से पता चलता है कि वो अनुप्रस्थ तरंग है। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होगी, अनुप्रस्थ होगी, और इंग्लिश में उसको ट्रांसवर्स बोलते हैं। हाँ, देखिए ये भी प्रिज्म का फॉर्मूला ही है, जो क्लास में हम लोग प्रूफ भी करते हैं इसको। तो इसका प्रिज्म के पदार्थ के लिए जो फॉर्मूला होता था वो म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू बाई साइन ए बाई टू। जहाँ ए क्या होता था, ए को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, और डेल्टा एम होता था मिनिमम डेविएशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी होगा, म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू बाई साइन ए बाई टू। थोड़ा सा ऑप्शन इस तरह से बनाया है कि अगर लोग ध्यान से नहीं देखे तो इसमें गलती हो सकता है, और गलती कुछ लोग किया भी होगा, तो मिला लो आंसर सही होगा, म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू बाई साइन ए बाई टू। हाँ, फिर ये क्वेश्चन भी फॉर्मूला का ही है कि प्रकाशीय पथ के बराबर होता है, यानी अपवर्तनांक का गुना पथ का लंबाई होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ऑप्टिकल पाथ बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू लेंथ ऑफ पाथ, ये भी फॉर्मूला ही था। अगर तुम पूरे पेपर को देखो तो मैक्सिमम क्वेश्चन फॉर्मूला से पूछा गया है या फिर जो नोट लिखाया जाता है। हाँ, पृथ्वी के पृष्ठ पर बी वेक्टर का मान, यानी कि ये पृथ्वी के सतह के पास जो उसका चुंबकीय क्षेत्र उसका वैल्यू को पूछ रहा है, और वो वैल्यू एक्चुअली 5 × 10⁻⁵ टेस्ला होता है। यहाँ पे अगर हम इस वैल्यू को देखें तो ये वैल्यू जो होता है वो 5 × 10⁻⁵ टेस्ला होता है। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन पूछा है इसमें सिर्फ ऑर्डर ऑर्डर लिखा नहीं, लेकिन जो दिया है वो ऑर्डर में दिया है, यानी कि वो किस ऑर्डर का होता है, तो वो 10⁻⁻5 के ऑर्डर का होता है। इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। तो 36 का जो करेक्ट आंसर है वो डी होगा। हाँ। नेक्स्ट है धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है। इस क्वेश्चन सेम इसी क्वेश्चन को इस बार दो जगह पूछा ऑब्जेक्टिव में ही, यानी एक ही क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है दो बार। आप लोग के पास पेपर होगा, हो सकता है कि एग्जाम देते समय आप लोग ध्यान से नहीं देखे हो, तो अब देख लीजिएगा, ये एक ही क्वेश्चन दो बार पूछा गया है। तो खैर एम वेक्टर इसका फॉर्मूला होता है एम वेक्टर बराबर एन आई एक ए वेक्टर, जहां पे एन क्या होता था, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, और आई क्या होता है, करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, और ए कैप जो था, ए जो यहाँ पर था वो एरिया ऑफ द लूप था। लूप जिस तरह का भी हो, सर्कुलर हो, रेक्टेंगुलर हो, हम लोग क्लास में जब कर रहे थे तो रेक्टेंगुलर लूप को प्रूफ भी किए थे। यानी इसका 37 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, सॉरी, इसका करेक्ट आंसर होगा सी। तो देख लें आप लोग,
धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल इज एम वेक्टर बराबर एन इंटू आई वेक्टर। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। हाँ, यह है निम्नलिखित में कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है। एक्चुअली गैल्वेनोमीटर को जब हम लोग पढ़ते हैं तो गैल्वेनोमीटर में एक फार्मूला आता है, तो उसका जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट यही होता है सी बाई एन एन ए बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ए। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। देखो इस क्वेश्चन को भी बहुत बार पूछा जाता है, इसमें आइडियल एमीटर भी पूछता है और आइडियल वोल्ट मीटर भी पूछता है। तो जब क्वेश्चन आईडी यहाँ जो पूछा है वो एक्चुअली आइडियल एमीटर पूछा है, तो इसका रेसिस्टेंस जीरो होता है। जब इसी क्वेश्चन को आइडियल वोल्ट मीटर पूछता तो वहां पे इसका आंसर इनफाइनाइट होता। तो ये कंफ्यूज कराने के लिए यहाँ पे अनंत भी दिया और जीरो भी दिया है। तो लेकिन इसका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि आइडियल एमीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम फॉर्मूला है या फिर उसका यूनिट है, तो इसलिए हमेशा यूनिट पे और फार्मूला पे क्लास में ध्यान दिया जाता है ताकि आप लोग ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी यहाँ पर है। 35 नंबर का, 70 में 35 नंबर सिर्फ ऑब्जेक्टिव का है। तो यानी चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होगा वो क्या होगा, वेबर होगा। हाँ, इस क्वेश्चन को नादा ने कितने बार क्लास में बताए थे कि लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है। एक्चुअली इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, इस क्वेश्चन को 2 नंबर में पूछता है, तो पूछता है कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, कैसे, तुमको बताए थे। तो यानी कि ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेरणिक प्रतिघात यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इसका क्या फॉर्मूला होता था, इंडक्टिव रिएक्टेंस का होता था एक्स एल इक्वल ओमेगा इंटू एल, और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। तो यहाँ हो जाएगा एक्स एल बराबर ओमेगा के जगह पे 2 पाई एफ और इंटू एल। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। दो चीज होता है, एक प्रेरणिक प्रतिघात, एक धारतीय प्रतिघात। ये है इंडक्टिव रिएक्टेंस, और धारतीय प्रतिघात का मतलब होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और उसको एक्सी से डिनोट करते हैं, और एक्सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी। तो लेकिन खैर यहाँ पे प्रेरणिक प्रतिघात पूछा तो एक्सएल बराबर हो गया ओमेगा इंटू एल, और ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, तो एक्सएल बराबर 2 पाई एफ इंटू एल। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यथार्थ माध्य शक्ति। एक्चुअली एक्चुअली एवरेज पावर पूछा गया है, या इसको ट्रू एवरेज पावर भी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी एवरेज बराबर ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। तो इस प्रकार यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस में 2 ऑप्शन था, सी और डी, लेकिन यहाँ साइन फाई है, यहाँ कॉस फाई है, और फॉर्मूला में कॉस फाई होता है। एक्चुअली पावर फैक्टर यहाँ पे होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, डी। हाँ, देखिए अभी जो उसमें बता रहे थे शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर, वही चीज नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्ति गुणांक के बराबर होता है, यानी शक्ति गुणांक जो फॉर्मूला में है वो कॉस फाई होता है, और कॉस फाई को शक्ति गुणांक कहते हैं, और कॉस फाई बराबर होता है आर बाई जेड, जहां आर क्या होता था, रेसिस्टेंस, और जेड होता था इम्पेडेंस, प्रतिरोध और प्रतिबाधा। तो इस प्रकार यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी। तो इसका शक्ति गुणांक के बराबर होता है, तो शक्ति गुणांक के बराबर किसका हो जाएगा, आर वाई जेड, कॉस फाइव बराबर आर वाई जेड, और इसका सही आंसर होगा बी। हाँ, नेक्स्ट है एल आर परिपथ में कलांतर होता है। देखिए कलांतर का फॉर्मूला क्या होता था, टेन फाइव बराबर होता था एक्स एल, टेन फाइव बराबर होता था एक्स एल माइनस एक्स सी बाई आर।
चूंकि ये परिपथ एल आर है, यानी इसमें कैपेसिटेंस नहीं है, तो कैपेसिटेंस नहीं है तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, और ये जब जीरो होगा तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स एल बाई आर, और एक्स एल बराबर होता है ओमेगा एल बाई आर। तो टेन फाइव बराबर ओमेगा एल बाई आर, तो फाइव बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स ओमेगा एल बाई आर। तो आप लोग देख लीजिए टेन इनवर्स ओमेगा एल बाई आर किस में है, तो ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी। मैक्सिमम मैक्सिमम क्या, जितना भी क्वेश्चन पूछा गया वो सारा जो ऑब्जेक्टिव तुम लोग को क्लास में दिए थे वही सब था। तो अगर आप उसको पढ़ लिए होंगे तो आज का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। और कुछ गलत होना एक आध वो अलग चीज, वो ह्यूमन नेचर है, वो किसी से हो सकता है ना। लेकिन जो क्वेश्चन दिया गया था क्वेश्चन सब वही आया एग्जाम में। हाँ, ट्रांसफार्मर में परिनमन अनुपात होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो या ट्रांसफार्मर रेशियो भी इसको बोलते हैं। वो क्या होता है कि ये होता था द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या बटा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, या द्वितीयक कुंडली में वोल्टेज और बटा प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज। तो यहाँ पे द्वितीयक कुंडली का मतलब सेकेंडरी हो गया और प्राथमिक का मतलब प्राइमरी हो गया। तो जो अनुपात होगा वो ये ए हो जाएगा, सॉरी, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, वी एस वाई वी पी। हाँ, इस क्वेश्चन को भी क्लास में जब तुम लोग को पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि दो क्वेश्चन इसमें बीमा में पूछता है, जब तुमको जो तुमको याद रखना चाहिए, क्योंकि जब तुम निकालोगे तो ये बहुत टाइम टेकिंग होता है। और वो क्या है, आरसी। एक होता है एक आरसी का, एक एल बाई आर। चूंकि इसको टाइम कांस्टेंट कहा जाता है, तुम लोग को क्लास में पढ़ाए थे कि एल बटा आर और सी आर, ये दोनों जो है वो टाइम कांस्टेंट है, और इसका डायमेंशन वही होता है जो टाइम का डायमेंशन होता है। और टाइम का डायमेंशन क्या होता है, टी। तो केवल टी होगा, यानी कि टी एम का पावर जीरो, एल का पावर जीरो। तो इसमें आप लोग देख लीजिए किसी में भी नहीं है, इसमें टी का पावर माइनस वन है, इसमें टी का पावर माइनस टू है, इसमें एम का पावर भी जीरो, एल का पावर भी जीरो, टी का पावर भी जीरो, यानी कि यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, डी। तो आप लोग को क्लास में जब पढ़ाए थे तो वहाँ पे बोले थे कि ये बहुत पूछता है, और अगर तुम याद करके मतलब निकालना चाहोगे एग्जाम में तो आर का निकालोगे, सी का निकालोगे, काफी ज्यादा लेंदी हो जाएगा। इसलिए तुम लोग को क्लास में बताया था कि इसको याद कर लेना था, एल वाई आर और सी आर। हालांकि तुम लोग से निकलवाया गया था, निकलवाए थे क्लास में। तो उसका डायमेंशन टाइम, इसको टाइम कांस्टेंट कहते हैं इसलिए, और इसका डायमेंशन क्या होगा, वही होगा जो टाइम का डायमेंशन होता है। तो वो डायमेंशन क्या हो जाएगा, टी। वही क्वेश्चन फिर इंग्लिश में है। ध्रुव प्राबल्य का ऐसा, ये इस क्वेश्चन को भी ऑब्जेक्टिव में ना जाने कितने बार बिहार बोर्ड पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एम्पियर मीटर। तो ध्रुव प्राबल्य का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो एम्पियर मीटर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी। तो 48 का करेक्ट आंसर है सी। फिर देखिए ये क्वेश्चन जो 49 है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल में भी होता है और मैग्नेटिक डायपोल में भी होता है। वहां पे फॉर्मूला होता था W बराबर पीई वन माइनस कॉस थीटा, और वही चीज मैग्नेट में हो जाता है एम बी इंटू वन माइनस कॉस थीटा। यानी वहां पे जिसको हम P कह रहे थे, यहाँ पे वो चीज M और B है। तो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा C। तो W बराबर होगा एम बी इंटू वन माइनस कॉस थीटा। इस क्वेश्चन को बिहार बोर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पूछता है, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए। और वहां पे यही फॉर्मूला सेम आता है, बस एम बी के जगह पे वहां पे होता है Q इंटू ई। हाँ, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो ऑफ कोर्स ध्वनि, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो इसको सही कर लीजिएगा, इसका आंसर होगा, हाँ, वही क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश में है। नेक्स्ट, पारदर्शी माध्यम में हीरे का क्रांति कोण, इसलिए डायमंड का जो क्रांति कोण होता है वो 24 पॉइंट समथिंग होता है। तो ये भी वैल्यू, एक पहले भी क्वेश्चन आया था क्रांति कोण का। तो ये जो है वो याद रखना पड़ेगा तुमको, क्योंकि तुम ये एंगल अगर फॉर्मूला लगा भी देते हैं तो इतना एंगल का वैल्यू क्या होता है वो याद रखना संभव नहीं है। तो उससे अच्छा है कि हम लोग क्रांति कोण ही कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कांच का, डायमंड का, ये याद रखना चाहिए। और यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा डी।
हाँ, नेक्स्ट है फोटोन की ऊर्जा बराबर होती है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। फोटोन का जो ऊर्जा होता है वो ई बराबर होता है एच न्यू या एच सी वाई लेमडा। तो यहाँ पे क्या होगा, फोटोन का ऊर्जा एच न्यू, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो 52 का 52 का क्या होगा, ए। एनर्जी ऑफ फोटोन ई बराबर एच न्यू। हम्म। फिर है चुंबक क्षेत्र की तीव्रता एच के बराबर होता है, एक्चुअली बी बराबर होता है म्यू इंटू एच। तो एच बराबर हो जाएगा बी बाई म्यू, यानी बी नोट बाई म्यू नोट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए। तो 53 का जो करेक्ट आंसर है, ये भी फॉर्मूला ही है, चूंकि बी बराबर होता है म्यू इंटू एच, एच बराबर पूछा तो एच बराबर बी बाई म्यू। यहाँ पे उसी की जगह पर बी नोट है और म्यू की जगह पे म्यू नोट, यानी एयर के लिए लिया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। हाँ, देखिए इस क्वेश्चन को भी क्लास में जब बताए थे तुमको याद करवा दिए थे कि निम्नलिखित में कौन ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए स्टेप अप, तुमको बताए थे कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है कि वोल्टेज को बढ़ाता है, यानी कि जो प्राथमिक कुंडली में जो वोल्टेज है उससे जो द्वितीय कुंडली में वोल्टेज होगा वो बढ़ा देता है। तो द्वितीय कुंडली में वोल्टेज क्या होता था, Vs, और प्राथमिक में Vp। तो वोल्टेज बढ़ाएगा तो स्वाभाविक है कि द्वितीय कुंडली में वोल्टेज ज्यादा होगा, इसका मतलब Vs ग्रेटर देन होगा Vp का। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो 54 का क्या हो जाएगा, बी। और यही अगर स्टेप डाउन होता तो स्टेप डाउन क्या करता है कि वोल्टेज को कम करता है। तो कम करेगा तो स्वाभाविक है प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज ज्यादा होगा और द्वितीयक में क्या होगा, कम होगा। लेकिन यहाँ स्टेप अप था तो ये वोल्टेज को बढ़ाता है, तो द्वितीय कुंडली में जो वोल्टेज होगा वो प्राथमिक से ज्यादा होगा। ठीक है, ये बहुत लोग से गलती ऐसा हो जाता है स्टेप अप और स्टेप डाउन में, क्योंकि इसमें तो तीन चार चीज पूछता है, एक परिनमन अनुपात पूछता है, फेरों का संख्या पूछता है, वोल्टेज पूछता है और करंट पूछता है। तो वोल्टेज और फेरो का संख्या ये दोनों सेम होता है, करंट सिर्फ उल्टा हो जाता है। यानी जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वोल्टेज को बढ़ाता है और करंट को कम कर देता है। हाँ, फिर है कि दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात होता है। देखिए इस क्वेश्चन में भी बहुत लोग फंस गया होगा। प्रेरणिक प्रतिघात जो याद किया होगा एक्सेल बराबर ओमेगा एल, तो तुम लोग वहां पे ध्यान दो कि वो जो था वो एसी के लिए है, एसी मतलब प्रत्यावर्ती धारा के लिए है। और यहाँ पे तुमसे पूछा गया दिष्ट धारा के लिए, तो इसका जो प्रेरणिक प्रतिघात होगा वो 0 हो जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा 55 का ए। तो जो लोग इस दिष्ट धारा पे ध्यान नहीं दिए होंगे आज एग्जाम में, उनका अगर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा तो गलत हो गया होगा, तो ध्यान देना था। तो दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात क्या होगा, 0 होगा। इसी क्वेश्चन को एक पहले भी पूछा था, तो वहां जो पूछा था वहां पे ये नहीं लिखा था कि दिष्ट धारा के लिए है। तो प्रेरणिक प्रतिघात एक्सेल बराबर वहां पे हम लोग 2 पाई FL किए थे, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में मेंशन कर दिया था कि वो दिष्ट धारा के लिए पूछ रहा है, यानी कि वहां पर जो प्रेरणिक प्रतिघात होगा वो क्या होगा, 0 होगा। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण। देखिए यही क्वेश्चन बता रहे थे कि पहले भी आ चुका है। तो खैर बिहार बोर्ड से क्या पता ऐसा गलती क्यों हो गया कि 70 क्वेश्चन था और 70 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन सेम ही है। तो खैर कोई बात नहीं। और इसका आंसर हम लोग पहले देख चुके हैं, आंसर क्या होगा, ए होगा। हाँ, किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, इसका भी फॉर्मूला होता है ई बराबर F/Q। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो 57 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी। इसका भी देखिए एक जगह मात्रक पूछा था, यहाँ पे फॉर्मूला पूछा है, यानी कि एक ही क्वेश्चन को 2 बार पूछा गया, एक बार मात्रक और दूसरा बार फॉर्मूला। तो आप समझ रहे होंगे कि फॉर्मूला और यूनिट कितना इंपॉर्टेंस रखता है इस एग्जाम में। हाँ, ये भी देखिए इसको भी बराबर इधर से पूछ रहा है कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या होता है। तो सिग्मा बराबर Q/A, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। हाँ, फिर देखिए फॉर्मूला पूछा है
कि गोलीय संधारित्र की धारिता होती है। तो गोलीय संधारित्र का धारिता एक्चुअली हम लोग क्लास में जब प्रूफ करते हैं तो इसको R1 R2 करके करते हैं। यहाँ पे स्मॉल और कैपिटल आर करके दिया है, तो इसमें जो दिया गया है इस ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। क्योंकि फॉर्मूला होता था C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू R2 बटा R2 माइनस R1। तो वहीं पे R1 R2 को ये लोग स्मॉल और कैपिटल आर करके लिखा है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। हाँ, फिर देखिए ये क्वेश्चन पहले ही बताए थे, जहाँ पे वाटर का और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया था और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा था। सेम चीज यहाँ पे पूछा, बस फॉर्मूला पूछ दिया कि μ2 1, यानी कि ये क्या होगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा μ2/μ1। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है। हाँ, फिर देखिए रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा होता है। ये सब भी ऑब्जेक्टिव में तुम लोग को दिया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। जो भी क्वेश्चन क्लास में पढ़ाया गया और मटेरियल दिया गया वो 100% वही सब है। जो उसको पढ़ के गया होगा वो आज एग्जाम में बहुत अच्छा कर दिया होगा। कुछ गलती हो सकता है, वो किसी से भी होता है ना, तो उस पर माइंड नहीं करना है। फिर खगोलीय दूरबीन का आवर्धन क्षमता, एक्चुअली देखिए m बराबर बहुत जगह तुम देखोगे तो FO/FE भी रहेगा, माइनस FO/FE भी होगा। एक्चुअली यहाँ पे जो माइनस दिया हुआ है वो माइनस साइन कन्वेंशन के लिए दे दिया है। तो अगर इसमें दोनों देखा जाए तो ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो बी होगा, और यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा बी। तो खगोलीय दूरबीन का जो आवर्धन क्षमता है वो m बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर ये नहीं रहता तो FO/FE हम लोग करते, लेकिन चूंकि माइनस लगा के दिया, यानी कि साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखा है, तो हम लोग उसको उस पे जाएंगे, माइनस FO/FE पे जाएंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है, यानी रेनबो का जो फॉर्मेशन होता है उसमें क्या होता है। एक्चुअली देखा जाए तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है ना। तो जो मोस्ट ज्यादा करेक्ट आंसर जो नियर है, वो आंसर के जो ज्यादा क्लोज है वो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, सॉरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। फिर हाँ, क्वेश्चन है कि 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होगी। आप लोग को याद होगा क्लास में बताए थे कि जब पावर निकालना होता है हम लोग को P बराबर, तो इसके लिए बताए थे 100/f, जिसमें बताए थे कि जो है f है वो किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर में। तो हम लोग यहाँ पावर दिया गया, अच्छा ये जो आंसर आएगा पूरा वो डायोप्टर में आएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो P का वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है 4 डायोप्टर, तो 4 बराबर 100 और बाई f का वैल्यू निकालना है हमको, तो f बराबर हो जाएगा 100/4, और ये कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। लेकिन आप गौर करिए यहाँ पर जो आंसर दिया गया वो जो करेक्ट आंसर है वो एक्चुअली 25 सेंटीमीटर कहीं नहीं है, तो वो जो 0.25 मीटर है यही होगा आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए होगा, है ना। हम लोग जो निकाले हैं वो सेंटीमीटर में निकाले हैं, जबकि ऑप्शन जो सेंटीमीटर में दिया वो 0.25 दिया, तो ये तो होगा नहीं। तो ये मीटर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं तो ये इतना में आएगा, तो यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए होगा। इस एग्जाम में जो फॉर्मूला और सिर्फ मात्रक रट के गया होगा पूरा, वो करीब 20-30 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन एग्जैक्ट सही कर देगा वो, और जो थोड़ा सा भी कुछ एक्स्ट्रा कर लिया होगा वो सब सही कर देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सही, ये भी फॉर्मूला होता है W बराबर म्यू वी माइनस म्यू आर बाई म्यू वाई माइनस 1। जिसमें म्यू वी क्या होता था, वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आर का म्यू आर का मतलब रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और म्यू वाई का मतलब होता था येलो कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यहाँ पे येलो कलर को मीन रे भी बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसका करेक्ट आंसर है ए। हाँ, देखिए ये भी क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। इसको भी क्लास में जब तुम लोग को बताया थे, ये भले डेटा दे के तुमको कंफ्यूज कर रहा है,
कहा है कि यदि कांच का एक लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, अपवर्तनांक दिया हुआ है, और हवा में फोकस दूरी एफ ए है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, और पानी में एफ डब्ल्यू है, तो पूछ रहा है। याद होगा क्लास में तुमको बताया गया था कि अगर किसी लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी 4 गुनी हो जाती है ना। यानी कि जो यहाँ पर जो फोकस होगा वो एफ वाटर में जो होगा, एफ वाटर जो होगा वो 4 इंटू एफ ए होगा, यानी कि एयर में जो फोकस दूरी था उसका 4 गुना। तो इस ये डेटा सिर्फ कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं था, जो स्टेटमेंट लिखाया गया था उसी पे हो जाएगा, यानी कि एफ डब्ल्यू बराबर 4 इंटू एफ ए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी। आप लोग देख लीजिए 66 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, डी होगा। हाँ, फिर देखिए ये भी क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में इसको पूछता है कि निम्नलिखित में कौन संबंध प्रकीर्णन प्रकाश की तीव्रता आई और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के लिए सही है। याद होगा ये प्रकाश का प्रकीर्णन में रैले का सिद्धांत था। रैले का सिद्धांत तुम लोग को बताया था, 2 नंबर में भी आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। तो ये होता था कि आई जो होता था वो प्रोपोर्शनल होता था लेमडा टू द पावर 4 का, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई लेमडा टू द पावर 4 है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, है ना। तो ये भी काफी इजी था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है। तो ये बस इलेक्ट्रॉन का आवेश पूछा है, तो आप देख लीजिए। एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो 10 टू द पावर -19 के ऑर्डर का होता है। तो 10 पर -19 के ऑर्डर में केवल एक है, और वो है ई बराबर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा डी। ये क्वेश्चन देखिए, एक बिहार बोर्ड काफी फालतू क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सोडियम का कार्य फलन होता है। एक्चुअली हर के एटम के लिए कि उसका वर्क फंक्शन कितना होता है वो याद रखना संभव नहीं है। तो ये मेमोरी वेस्ट क्वेश्चन टोटल था, और इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू जो होता है अप्रोक्सीमेटली वो 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। तो खैर इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत ज्यादा था, तो अगर तुमको ये याद नहीं भी तो दूसरा क्वेश्चन तुम कर सकते हो। लेकिन अगर आंसर तुम देखोगे तो इसका आंसर होगा 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और लास्ट क्वेश्चन है, नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या होती है। एक्चुअली जो नाभिक जो द्रव्यमान संख्या होता है वो प्रोटॉन का संख्या प्लस न्यूट्रॉन का संख्या होता है। तो हम लोग जब न्यूट्रॉन का संख्या निकालेंगे तो द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉन की संख्या को माइनस कर लेंगे। अब प्रोटॉन का संख्या बेसिकली क्या होता है, तो वो परमाणु संख्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, बी होगा, A-Z। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव का सारा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो आप लोग मिला लिए, इस आंसर को मिला लीजिए। और खैर इस पर ज़्यादा माइंड नहीं करना, चूंकि एग्जाम हो गया ऑलरेडी। तो आप अब आगे का एग्जाम का तैयारी करिए, और बाकी एग्जाम के लिए ऑल